नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व अकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 16वीं क्लास। इसके पहले मैं 15 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार आप जरूर देखिएगा। इन प्रैक्टिस सेट की क्लास से दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, और जिन्होंने भी पहले की 15 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस देखी हैं वह जानते होंगे कि कितने प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसे PMSSY भी कहा जाता है, के तहत 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना की गई थी। SSB को मध्य प्रदेश में कितने पोर्टेबल ऑपरेशन थिएटर के साथ अभिव्यांसित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में कुल 6 ऑपरेशन थिएटरों के साथ इसे अभिव्यांसित किया गया है। अगर बात की जाए इसके डिटेल्स की तो याद रखिएगा, भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसे PMSSB कहा जाता है, के तहत 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 6 पोर्टेबल ऑपरेशन थिएटर कॉन्फ़िगर किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन थिएटर प्रदान करेंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दिए हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। यह कथन सत्य है। वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो दोस्तों यह भी सत्य है। वे वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे। दोस्तों यह भी सत्य है, वह वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे। फिर दिया है, वह पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के खिलाफ थे। यह कथन असत्य है। वह पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के समर्थन में थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के समर्थक थे, इसलिए कथन नंबर डी असत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आधुनिक भारत के चिंतक एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म एवं संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शिवपुरी जिला मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। शिवपुरी जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य भारत जैसे मालवा संघ के नाम से भी जाना जाता था, जो पश्चिमी मध्य भारत में एक भारतीय राज्य था। इसे 28 मई 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जो 1947 तक भारत मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा था। 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत का विंध्य प्रदेश एवं भोपाल रियासत के साथ मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। वर्तमान में शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा, शिवपुरी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन दिया है, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थ, पोटास या नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लेटराइट मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है। यह मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है, जो मौसमी वर्ष की विशेषता है। लेटराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कैल्शियम की कमी होती है, परंतु आयरन ऑक्साइड एवं पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। यह मृदा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है 1875, 1876, 1877 या 1878। इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। केसर ए हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान की रानी या हिंदुस्तान की महारानी। वर्ष 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ब्रिटिश भारत में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार में आयोजित समारोह में 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है भारत की महारानी। यह सम्मान 1876 में ब्रिटिश संसद में रॉयल टाइटल एक्ट पारित करके किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन किस शहर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं और यह प्रश्न पहले काफी बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन राज्य में एथलेटिक्स चलाने और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है, जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन पटियाला से संबंधित है, जो राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए एवं विकास के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है सिद्धार्थ धम्मन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द हार्ट ऑफ द बुद्ध। तो दोस्तों यह काफी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1957 में की थी। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के जीवन और दर्शन पर आधारित बुद्ध एवं उनके धम्म की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी को, जिस दिन अपन अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी दिन सारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 26 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सीमा शुल्क अधिकारियों एवं एजेंसियों की भूमिका को पहचान और उनके काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1994 में। और अगर आपको डेट सहित ऑप्शन दिया जाए तो याद रखिएगा 14 जून वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और यह प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री सवाई सिंह थे। इनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है और इंदौर को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक एवं आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानी और कैल्शियम क्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया काय का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ये वाला प्रश्न दोस्तों पटवारी एवं वनरक्षक दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। पानी और कैल्शियम क्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि कैल्शियम पानी में घुलनशील है, अतः इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पाद प्राप्त होता है। इसका उपयोग अवशिष्ट जल के उपचार हेतु किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कामला किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन है पीलिया हैजा, हंट वायरस या टाइफाइड। तो दोस्तों यह काफी कॉमन प्रश्न है, कई बार पहले पूछा जा चुका है। कामला दोस्तों पीलिया की बीमारी से कहा जाता है और पीलिया को इंग्लिश में जॉइंडिस कहा जाता है, याद रखिएगा। कामला पीलिया का दूसरा नाम है। इसमें शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर का रंग पीला हो जाता है। सामान्यतः रक्त रस में पित्त रंजन स्तर 1% से कम होता है। यदि इसकी मात्रा बढ़कर 2.5% से ऊपर हो जाए तो कामला के लक्षण प्रकट होते हैं। कामला या पीलिया के लक्षण प्रकट होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हृदय में दो निचली कक्षाओं को क्या कहा जाता है? यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा हृदय के दो निचली कक्षों को निलय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हृदय में दो निचले कक्षों को निलय कहा जाता है। हम जानते हैं कि हृदय में दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, जो दाएं अलिंद में एकत्रित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड होता है दही में। और एक प्रश्न और आता है कि शरीर में मांसपेशियों का दर्द किस एसिड के इकट्ठे होने से होता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड के कारण ही शरीर में मांसपेशियों का दर्द होता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने के कारण। फिर प्रश्न है, कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड।
तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण, और इसी के कारण तेल वनस्पति घी में बदल जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो काफी कॉमन प्रश्न है दोस्तों, आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी में आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी नियम के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को ही मोजले की आवर्त सारणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में कितनी होती है? तो याद रखिएगा जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या की मूल अवस्था उसकी त्रिज्या की 4 गुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सरल कीजिए। दोस्तों गणित में सिंप्लीफिकेशन से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसे सरल करना है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रैकेट दिए गए हैं और इसे बोर्डमास की विधि से या बोर्डमास के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करते हैं अपन अंदर वाला सॉल्व। तो 9 और 5 14 और -4, तो अंदर बचेगा 10 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में है 20, फिर यहाँ 45 और सबसे बाहर है 55। के बाद करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ माइनस में है ये 20 माइनस, तो 20 माइनस 10 होगा तो अंदर बचेगा 10 और बाहर +45 है, तो ये हो जाएगा 55। एग्जाम में आपको इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, तो बस आपको समझाने की दृष्टि से सॉल्व कर रहा हूं। एग्जाम में कैसा करना है वही भी मैं भी आपको बताता हूं। तो अंदर वाला पूरा सॉल्व हो गया, अब बाहर बचा 55 माइनस, तो 55 माइनस 55 होता है 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 0। अब एग्जाम में करना है आपको डायरेक्ट सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 4, तो यहाँ बचा 10, 20 माइनस 10 तो फिर बचा 10, 45 और प्लस 10 तो हो गया 55, तो 55 माइनस 55 तो 0। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न फिर सिंप्लीफिकेशन का है, इसे सरल करना है। इसे भी अपन डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और डिवाइड में है 5, तो सीधे अपने पास बचेगा 20 × 4/5। 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, 4 चौको होता है 16, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एग्जाम में कोशिश करिएगा जितने स्टेप्स आप अवॉइड कर पाए उतने कम से कम स्टेप में सॉल्व करना है। फिर प्रश्न है यदि एक निश्चित तरीके से पॉपुलर को यह लिखा जाता है या इस रूप में लिखा जाता है तो उसी शब्द को GBNPVT में कोड किया गया है, किस शब्द में किया गया है? दोस्तों सीरीज का प्रश्न, सॉरी कोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपके लिए अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करना काफी जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं P+1 Q होता है, O+1 P होता है, P+1 Q होता है, U+1 V होता है, यानी कि सब में +1 किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि किस शब्द को कोड किया गया कि यह बना, मतलब इस सब में -1 करना पड़ेगा। तो G से पहले आता है F, B के पहले आता है A, N के पहले आता है M, P के पहले आता है O, V के पहले आता है U और T के पहले आता है S। FAMOUS, FAMOUS। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 45% में बदलने के लिए 17% अल्कोहल वाले 560 मिलीलीटर मिश्रण में कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए? दोस्तों मिक्सचर से भी काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दिया है इन्होंने कि 560 मिलीलीटर में 17% अल्कोहल है, तो सबसे पहले तो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 17/100, तो ये हो जाएगा 95.2। इन दोनों का अगर इंटू करेंगे तो इसके बाद मान लेते हैं शुद्ध अल्कोहल की मात्रा x है और इन्होंने पूछा है कि 45%
45% सांद्रता वाले अल्कोहल में बदलने के लिए कितनी मात्रा होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 560 प्लस एक्स इंटू 45/100 बराबर, ये 17% वाली निकाली थी अपन ने, 95.2 एक्स, सॉरी ये प्लस में आएगा, एक्स जोड़ा गया है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो यही कट जाता है 9 से और ये 20 से। अब इस 20 को भेज देंगे उस तरफ और 9 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 04 प्लस एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 20 का 95.2 में अगर इंटू करते हैं तो ये होगा 0491 1904, और अगर एक्स में करते हैं तो प्लस 20x। ये एक्स वाली दोनों एक साइड करते हैं और ये वाली इस तरफ करते हैं, तो इस तरफ आएगा तो ये बचेगा 11x, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3136, 11x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 285.0 कुछ आएगा x की वैल्यू। उन्होंने पूछा था कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए, तो लगभग 285 मिलीलीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भानु ने अपनी 50 पारियों में औसतन 35 रन बनाए, उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 90 है। यदि उसकी यह दोनों पारियां हटा दी जाएं, न्यूनतम और अधिकतम, तो उसी 48 पारियों में उसके रनों का औसत 30 हो जाता है, तो उसका अधिकतम स्कोर कितना था, अधिकतम बताना है। तो सबसे पहले तो उसने 50 पारियों में औसतन 35 रन बनाए, तो इससे तो आ जाएगा इसके टोटल रन कितने थे, 50 इंटू 35 कराएंगे तो ये हो जाएगा 1750 टोटल रन थे। अब अधिकतम और न्यूनतम हटा के अगर उसका अंतर है 90, या इसको हटा के 48 पारी बची, 2 पारी हटा दी अधिकतम और न्यूनतम, और उसका औसत 30 है, तो इसका भी निकाल लेते हैं, 48 इंटू 30, ये हो जाएगा 1440। 50 पारियों में कुल रन थे 1750 और 48 पारियों में थे 1440। इसका मतलब है न्यूनतम और अधिकतम इन दोनों का डिफरेंस है, तो मान लेते हैं न्यूनतम है x और अधिकतम है y। तो x माइनस y की वैल्यू दी है उन्होंने, अंतर दिया है 90, x माइनस y वैल्यू है 90, और x और प्लस अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा इन दोनों का अंतर। ऊपर संख्या आई थी अपनी, टोटल था 1750 तो 1440, 1750 माइनस 1440 होगा न्यूनतम और अधिकतम जोड़ के, ये हो जाएगा अपने पास 310, x प्लस बाय 310 और x माइनस बाय है 90। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे अपन, y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, तो 310 में 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू आ गई 200, और x अपन ने माना था अधिकतम संख्या, अधिकतम ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो अधिकतम मान कितना होगा या अधिकतम स्कोर कितना होगा, तो x की वैल्यू अपन ने अधिकतम माना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 200 रन होंगे अधिकतम। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता आलू को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, लेकिन वह कुछ सड़े हुए आलू मिला देता है और इस वजह से उसे 69% लाभ होता है। मिश्रण में सड़े हुए आलू का प्रतिशत बताइए, यानी कि 69% जो उसे लाभ हुआ है, इतने ही उसने सड़े आलू मिलाए हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि उसने क्रय मूल्य खरीदा था x रुपए में और लाभ है उसे 69% का, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 169/100x। ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। अब निकालते हैं सड़े हुए आलूओं का प्रतिशत, तो ऊपर आ जाएगा 169/100 x माइनस एक्स, सड़े हुए आलू, सॉरी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सड़े हुए आलू का प्रॉफिट निकल आएगा, नीचे आ जाएगा 169/100x,
इंटू 100। इसे अगर सॉल्व करते हैं अपन तो 100 से कट जाएगा, एक 100 आ जाएगा यहाँ, ऊपर बचेगा 169 माइनस 100, एक्स से एक्स कट जाएगा, अपन बचेगा नीचे 169, और टोटल में ये वाला 100 इंटू 100, ऊपर माइनस कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 69 अपॉन 169 इंटू 100। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 40.82, और प्रतिशत में रहेगा, ये परसेंट में पूछा गया था ना। 40.83, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 82 छात्रों के एक कॉलेज में नितिन का स्थान ऊपर से 35वां है, प्रशांत नितिन के 8वें स्थान पर ऊपर है, प्रशांत का नीचे से स्थान क्या होगा? तो नितिन का अगर अपन नीचे से स्थान देखते हैं तो टोटल 82 बच्चे हैं, और ऊपर से 35वां है तो -35 +1, तो ये हो जाएगा 48वां स्थान इसका, नितिन का नीचे से। अब इन्होंने पूछा प्रशांत नितिन के 8 स्थान ऊपर है, तो प्रशांत का नीचे से स्थान होगा, इसमें +8 कर देंगे, 48 और 8 56, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रशांत का नीचे से स्थान क्या है पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 5 गेंदबाजों ने जिनके नाम है एम, एन, के, एस और टी ने एक एक गेंद फेंकी जो दिए गए क्रम में नहीं है, मतलब इस क्रम में नहीं है। एम एन के पहले गेंद फेंकता है, तो सबसे पहले एम एन के पहले फेंकता है, के एस के बाद फेंकता है, इधर आ जाएगा एस, और के बाद फेंकता है। टी ने एन और एस के बीच में गेंद फेंकी, टी ने एन और एस, मतलब टी आ जाएगा यहाँ, इसके पहले आ जाएगा एन, और एन दिया गया था ये, मतलब इसके पहले आ जाएगा एम, फेंकी। तो तीसरे स्थान पर किसने गेंद फेंकी? तो पहले दूसरे तीसरे, मतलब तीसरे स्थान पर टी ने गेंद फेंकी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देखिएगा, इसे मैं एक क्लियर कर दूं। एम ने एन के पहले गेंद फेंकी, तो ये आ गया एम और एन। एस ने के बाद फेंकी, सॉरी के ने एस के बाद फेंकी, इधर आ जाएगा एस, इधर आ जाएगा के। टी एन और एस के बीच में फेंकता है, तो एस ये था, तो यहां हो गया एन, मतलब टी एन एस के, ये बनेगा। टी ने एन और एस के बीच में फेंकी थी। अब इन्होंने पूछा है गेंद को तीसरे स्थान पर किसने फेंका, तो तीसरे स्थान पर टी ने फेंका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। 25 छात्र हैं, बाएं से पूछा है, ये हो जाएगा 25, और दाएं से 7वें पर है, 25 - 7 +1 उसका स्थान, तो +1, ये हो जाएगा 19वां। ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देखिएगा, 25 छात्रों की पंक्ति है, ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो मतलब इस तरफ से 7 घटा के गिनती करेंगे तो -7 कर दिया। तो बाएं छोर से पूछा था, तो बाएं से 25 - 7 +1 एक उसका स्थान, क्योंकि दोनों तरफ से काउंट हो गया था, तो 19वां स्थान उसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 16वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी तो एक बार वह क्लासेस भी देखिएगा। और दोस्तों साथ ही मैं डेली एनालिसिस की क्लासेस भी अपलोड करता हूं, उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। कई प्रश्न एज इट इज रिपीट हो रहे हैं और कई सेम टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपका भी हाल के दिनों में एमपी कांस्टेबल का एग्जाम है तो एनालिसिस की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं क्लास अपलोड करने में डिले कर देता हूं, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिल जाए, इस वजह से थोड़ा सा लेट क्लास डालता हूं। बाकी आप क्लासेस हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले की क्लासेस जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने जो बूस्टर क्लासेस डाली थी, जिसमें मैंने वन लाइनर टाइप प्रश्न को डिस्कस किया था, तो वह बूस्टर क्लासेस भी देखिएगा, क्योंकि उन क्लासेस में मैंने बहुत कम समय में
एमपीजी के जीएस, करंट अफेयर्स एवं विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और कुछ ही देर में फिर मिलता हूं आज की एनालिसिस की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।